अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हमने देखा पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान जिस तरह से एक बड़ी मेहनत के साथ पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार किया गया, पाकिस्तान को आइसोलेशन में डाला गया। उसके बाद फिर हमने देखा कि पीडीएम की हुकूमत, अगर उस दौरे हुकूमत से हम बात कर लें, अब तक जितनी इस पर मेहनत की गई, जितना इस पर फोकस किया गया, मेरा ख्याल है इससे पहले नहीं किया गया। तमाम तर चीज़ों को दोबारा ट्रैक पर लाना एक बहुत मुश्किल काम था, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, ख़ास तौर पर सिफारती महाज पर। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इसका क्रेडिट जाता है, हमारी सियासी और अस्करी क़यादत को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान पर दोस्त ममालिक का और दूसरे जो ममालिक है उनका एतमाद बहाल किया और जिस तरह से ताल्लुकात में बेहतरी लेकर आए, यकीनन ये एक बहुत बड़ा काम था और एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको मीट किया गया। इसी हवाले से हम ये चाहते हैं कि साल भर जो सारी एक्टिविटीज़ रही हैं और अभी तक हम देख रहे हैं, आज आखिरी दिन है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम जिस तरह से काम कर रहे हैं और जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, एक बड़ा अहम आज का प्रोग्राम है जिसके हवाले से हम शुरू में बात भी करेंगे, उड़ान पाकिस्तान के नाम से। यानी एक लम्हा जो है वो ज़ाया नहीं किया जा रहा कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है और इसके लिए शबाना रोज़ मेहनत करनी है, काविश करनी है। ये इसका मुंह बोलता सबूत है। कुछ उड़ान पाकिस्तान के हवाले से मैं ये चाहूंगी कि पहले हम प्रोग्राम में बात कर लें कि ये प्रोग्राम क्या है, इसके क्या मकासद हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, पाकिस्तान की तरक्की पर, पाकिस्तान के लोगों पर, आवाम की जिंदगी पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद फिर सफारती सतह पर बहुत सारी कामयाबियां समेटी हैं 2024 में पाकिस्तान ने, उन कामयाबियों के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और उड़ान पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो इसमें हमें मेन जो चीज़ें नज़र आती हैं, जो इसका एजेंडा नज़र आता है, उसमें हम नज़र आते हैं 5 ईज़ नज़र आते हैं। इसमें ई पाकिस्तान की बात की गई है। इसमें ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में 60% से ज़ायद हमारे पास यूथ बल्स मौजूद है, उनको इंगेज करना एक बहुत बड़ा मसला हमारे लिए हमेशा से रहा है। उनको एक पॉजिटिव तरीके से धारे में लेकर आना और जो देहातों में रहते हैं उनके लिए आईटी सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करना एक बहुत बड़ा काम है। इसके हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें बड़ी एक कुशादगी नज़र आती है, इसमें वसअत नज़र आती है कि यहाँ पर नौजवानों को इंगेज किया जाएगा और वो बेहतर रोज़गार भी हासिल कर पाएंगे। और ओवरऑल डिजिटाइजेशन की बात करें, जिन डिपार्टमेंट्स में हमें ये याद है, अक्सर हम इस पर बात भी करते रहे कि वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह से तमाम मिनिस्ट्रीज़ को, तमाम इदारों को ये कहा था कि सब ऑनलाइन काम होना चाहिए ताकि उसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। फिर उसके अलावा उसमें उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। आम लोग जो है जिस तरह से शिकार हो जाते हैं कि चीज़ें, आपकी फ़ाइलें जो हैं वो आपको मिलती नहीं है और काम आपका डिले होता है, तो ये इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम इस पर काम कर रहे हैं और इसमें हमें मेहनत नज़र आ रही है। फिर इन्वायरमेंट की बात करें, एक्सपोर्ट्स की बात करें, इक्विटी की बात करें, एनर्जी, ये 5 जो 5 ईज़ हैं, ये हमें इसका फोकस नज़र आता है। ज़रा हम थोड़ा सा इनके हवाले से बात करेंगे। लेकिन आज की जब इफ्तिताही तकरीब थी, वज़ीर आज़म साहब ने जब इसमें गुफ्तगू की, 5 साला उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो है ये एक उन्होंने कहा कि पायदार तरक्की का जामे रोड मैप है और डिजिटल मईशत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियात और रोज़गार के मौके उड़ान पाकिस्तान के अहम पहलू हैं। और उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो है, इसका मकसद जो है वो मुल्की मईशत को एक मजबूत इक़्तिसादी प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, हमारी मईशत को सहारा देना है। वज़ीर आज़म साहब ने आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज अजीम दिन है और यकीनन ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो इस वक्त हमें 5 साल प्रोग्राम नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस रोज़ उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ किया, बेपनाह चैलेंजेस के बावजूद हम मौशी इस्तेहकाम हासिल करने में कामयाब हुए। आज इसका आगाज़ हो गया है और उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने इक़्तिदार संभाला था पीडीएम की गवर्नमेंट से भी हम ये जानते हैं कि जो पाकिस्तान के हवाले से जो बात की जा रही थी कि खुदा न खासा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। और अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान अब हमें एक ट्रैक पे नज़र आ रहा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार मुहैया किया जा रहा है। यहाँ पर महंगाई की बात करें सिंगल डिजिट पर आ गई है, तो बहुत मेहनत हमें नज़र आती है इसके पीछे पूरी टीम की, वज़ीर आज़म साहब की। तो इसी को हम थोड़ा सा मज़ीद उड़ान पाकिस्तान पर ही अगर नज़र दौड़ाएं, इन्वायरमेंट के हवाले से
ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब ने जितने विज़िट्स किए, बड़े कामयाब उनके दौरे रहे और हर विज़िट में ख़ासतौर पर यूएनजीए की बात करें या जो दीगर उनके विज़िट्स थे, उनमें उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि हमारे जैसे जो दीगर तरक्की पज़ीर ममालिक हैं वो उनकी आवाज़ बनकर उभरे हैं, वो उनके लीडर बनकर उभरे हैं। और ख़ास तौर पर माहौलियात के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से फ़र्स्ट टाइम हमने देखा, ये ऑब्ज़र्व किया गया कि इससे पहले जो लॉस एंड डैमेजेस की जब बात की जाती थी, सिर्फ एड की बात होती थी कि पाकिस्तान को या दीगर जो हमारे तरक्की पज़ीर ममालिक हैं, हमारा बहुत नुकसान हुआ है और यकीनन बहुत नुकसान हमने उठाया भी है, अभी तक उठा रहे हैं माहौलियाती तब्दीली से, तो उसमें इमदाद दी जाए। लेकिन पहली मरतबा लॉस एंड डैमेजेस जो फ़ंड है उसका क़याम अमल में आया, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई। तो इस हवाले से भी ऑब्वियसली इंटरनेशनली जो काम करने की ज़रूरत है, लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने इससे कुछ हासिल नहीं किया, हमारी तरक्की की राह में ये सारी चीज़ें रुकावट बनती आई हैं। हमारे जैसा मुल्क जिसको मौशी क्राइसिस जो फेस कर रहा है, उसको अगर एक सैलाब में 34 अरब डॉलर की मद में इतना बड़ा नुकसान हो जाए तो वो किस तरह से सर्वाइव कर सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इंगेज किया गया, तमाम ममालिक को बताई गई और फिर लॉस एंड डैमेजेस फ़ंड का क़याम अमल में आया। लेकिन फिर लोकल लेवल पर भी इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है कि मकामी सतह पर हम क्या कर सकते हैं। इसके हवाले से भी इस वक्त इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और ये जो 5 साला प्रोग्राम है, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम, इसमें यकीनन बहुत सारे इसके जो फीचर्स हैं, जैसे जैसे सामने आते जाएंगे तो हमें ये मालूम होगा कि इस वक्त गवर्नमेंट क्या सोच रही है और किस सोच के तहत इस पर काम किया जा रहा है। एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। आज का जो प्रोग्राम है इसमें एक्सपोर्ट्स भी जो बड़ा एक अहम इसका पहलू है, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर काम किया जा रहा है और 50 मिलियन डॉलर जो है वो आगे नए साल के लिए एक टारगेट सेट किया गया है। अभी हम ये जाते हैं कि सेफ साइड पे अगर हम बात करें 30 मिलियन डॉलर, हमें 30 मिलियन डॉलर जो है हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। फिर रेमिटेंसेस अगर इस साल की हम बात करें तो ये भी एक बड़ी कामयाबी है कि हमें 36 मिलियन डॉलर्स के रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आई हैं और उसमें मज़ीद इजाफा भी हो रहा है, एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हो रहा है और जो अब टारगेट सेट किए गए हैं यकीनन वो भी हमें इसमें बहुत मदद फराहम करेंगे। ओवरऑल जो वज़ीर आज़म साहब के विजिट्स जिन पर आगे जाकर हम बात करेंगे प्रोग्राम में, जहाँ भी वो जाते रहे हैं, एक हमें उसमें शिफ्ट नज़र आया है, पॉलिसी शिफ्ट है, उनकी सोच में तब्दीली नज़र आई है कि हमें एड नहीं चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड वॉल्यूम जो है उसको बढ़ाया जाए, हमें एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है। इस पर फोकस किया गया है, इस पर बहुत ज़्यादा काम किया भी जा रहा है। अब एक्सपोर्ट्स के बाद में यकीनन नए साल में जो टारगेट सेट किए गए हैं, हम बड़ी अच्छी खबरें सुनेंगे और ये जो हमें एक शिफ्ट नज़र आ रहा है पॉलिसी का, एक सोच का, जो एड और ट्रेड की तरफ अब शिफ्ट हो गई है जो हमारी पॉलिसी, तो यकीनन उससे हमें फ़ायदा होगा। जितने विजिट्स हुए हैं उसमें ट्रेड के को ख़ास तौर पर फोकस किया गया है, उस पर बात की गई है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हमें नज़र आता है कि तमाम तर सेक्टर्स में पोटेंशियल मौजूद है, उस पोटेंशियल को किस तरह से शोकेस किया जा सकता है, किस तरह से लोगों को बताया जा सकता है जो पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी है और ख़ास तौर पर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, ताकि वो आकर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। और इसी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको माहौल फराहम करना होता है कि यहाँ पर कैसा माहौल है, एक ऐसी आप पॉलिसीज़ बनाएं जो फ्रेंडली हों, ताकि यहाँ पर जो लोग आएँ, जिस इन्वायरमेंट में वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उनको ये एहसास हो कि यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी है, हमारा सरमाया महफूज है, दूसरा ये सब चीज़ें एक वन विंडो ऑपरेशन के तहत जिस तरह से अब चल रही हैं, जिस तरह से उस पर काम किया जा रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो हमें नज़र आ रहा है। फिर एनर्जी के हवाले से हम जानते हैं कि जिस तरह से जो क्राइसिस रहे, जो प्रॉब्लम्स आती रहीं, इस पे भी जिस तरह से काम किया गया है, यकीनन ये भी काबिल सताइश है कि कोशिश ये की जा रही है। वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि जो डोमेस्टिक हमारे जो यूज़र्स हैं उनको ना सिर्फ बिला तातुल गैस फराहम की जाए, बल्कि जो हमारे इंडस्ट्रियल जो इसका यूज़ होता है, जो यूज़र्स हैं उनको भी, ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है वो मुतासिर ना हो। फिर बिजली के हवाले से भी इसी तरह के इक़दाम हमें नज़र आ रहे हैं कि कहीं सब्सिडी दी जाती है कुछ महीनों के लिए और कहीं फिर इस तरह से कोशिश की जाती है कि आवाम को बिजली के जो बिल्स हैं वो जो एक बड़ा चैलेंज है उसको किसी न किसी तरह आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए और वहाँ पर कमी हो, यूनिट्स की जो है वो उसकी प्राइस जो है वो कम करने की भरपूर कोशिश की गई। फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया गया, उस पर भी मेहनत हो रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस वक्त पैरेलल चल रही हैं, तमाम सेक्टर्स में काम किया जा रहा है।
यकीनन ये जितने चैलेंजेस इस वक्त हमारी हुकूमत ने फेस किए हैं, उसके साथ साथ आवाम ने भी फेस किए हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें नज़र आएगा। अगर 2025 की हम बात करें, आने वाले साल की बात करें, तो बहुत सारी हम ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्ट्रीमलाइन होती नज़र आएंगी, एक डायरेक्शन सेट की हुई नज़र आएगी, और उसके बाद उसका फ़ायदा आवाम तक डायरेक्ट हमें पहुँचता हुआ नज़र भी आएगा। इसके हवाले से एक्सपोर्ट्स, इन्वायरमेंट, ओवरऑल जितनी भी वो सेट की गई हैं, इसका 2025 में हमें वाज़े एक पिक्चर नज़र आएगी, और इसका हमें इम्पैक्ट आवाम पर भी नज़र आएगा। इस हवाले से मज़ीद भी हम आपसे बात करते रहेंगे, इस प्रोग्राम के हवाले से बात होगी। मैं ये चाहती हूँ कि एक मुख्तसर सा हम ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर सफारती महाज पर क्या कामयाबियां पाकिस्तान ने 2024 में समेटी हैं, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कितने बड़े अहम इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में मुनक्किद हुए, कौन सी बड़ी बड़ी शख्सियात पाकिस्तान में आई, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो विज़िट्स किए उसका हमें आउटकम क्या नज़र आया, उसका क्या हमें फ़ायदा नज़र आया, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। इस पैकेज के तहत घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट होगा। 11 रुपये 42 पैसे फ़ी यूनिट से लेके 26 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की बचत होगी घरेलू सार्फिन को इन 3 महीनों में। सनतों के लिए 5.72 रुपये से लेकर 15 रुपये फ़ी यूनिट बचत होगी, और इंशाअल्लाह इस तरह सनत का पहिया तेज़ी से रवां दवां होगा, लोगों को मज़ीद रोज़गार मिलेगा। 18 से 37% तक बचत होगी सनतों के लिए। कमर्शियल सार्फिन 13 रुपये 46 से लेकर 22 रुपये फ़ी यूनिट बचत होगी। कमर्शियल सार्फिन के लिए मजमूई तौर पर 34 से 47% उनको बचत होगी। पूरे पाकिस्तान में बिजली की लागत में कमी से सनत का पहिया तेज होगा, ज़राअत हरी भरी होगी, कारोबार और बरामदात बढ़ाने में मदद मिलेगी, और पैदावार में इजाफा होगा, और पाकिस्तान की मईशत मज़ीद मजबूत होगी। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। सड़क पर सफर या क्रॉसिंग के लिए एहतियाती तदाबीर। पैदल चलने वालों से इल्तमास है, सड़क पार करते वक्त दाएं और बाएं देखें। जब गाड़ियां गुजर जाएं तो सड़क पार करें। सड़क पार करते वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। सड़क पार करने के लिए किसी बड़े की मदद लें। सड़क के करीब खेलना खतरनाक है। गाड़ी में सफर करने वाले याद रखें, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें। गाड़ी की पिछली सीट पर सफर करें। सफर के दौरान हिफाजती बेल्ट बांध कर बैठें। अपना सर, हाथ या बाजू चलती हुई गाड़ी से बाहर न निकालें। ऊंची आवाज में रेडियो वगैरह न सुनें, इससे ड्राइवर का ध्यान बढ़ता है। मुहतात रहें, महफूज रहें। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर,
एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर-उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। एक रोशन कल के लिए जागो आज, हर रोज एक नया दिन, एक नया आगाज, एक नई इब्तिदा, सेहतमंद बातें और तंदुरुस्त मशवरे, शानदार लोग, जानदार बातें, आपके हर दिन को खास बनाने के लिए, मनचाहे मेहमानों से आपको मिलवाने के लिए, राइजिंग पाकिस्तान एक नए अंदाज में, कुछ नए दोस्तों के साथ हम ला रहे हैं आपके लिए। परदेश में बसने वाले पाकिस्तानियों के लिए पीटीवी का एक खास तोहफा। अब सिर्फ यूके और यूएसए में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से आप पीटीवी ग्लोबल की नशरियात देख सकते हैं। पीटीवी ग्लोबल ऐप के जरिए, जहां आपको मिलेगी चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग प्रोग्राम्स का हफ्तावार शेड्यूल और प्रोग्राम लाइब्रेरी। तो चाहे अपना पसंदीदा ड्रामा देखना चाहें, कोई शो या डॉक्यूमेंट्री, ये सब किसी भी वक्त आपके मोबाइल फोन, टेलीविजन या लैपटॉप पर अवेलेबल है। तो अभी डाउनलोड करें पीटीवी ग्लोबल मोबाइल ऐप और परदेश में पाएं अपने देश का कंटेंट। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम ज़रा सफारती महाज पर जो पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की, किस तरह से अपने आप को आइसोलेशन में से बाहर निकाला, जिस आइसोलेशन में बड़ी मेहनत से पाकिस्तान को धक्के लग गया था, उसके हवाले से हम ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। इस मौजूदा हुकूमत का विजन क्या रहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तमाम तर चीज़ों को किस तरह से लेकर चले, उन्होंने कितने इम्पॉर्टेंट जो है विज़िट्स किए, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उन विज़िट्स के हवाले से हम कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से एतमाद बहाल किया गया। इस वक्त हमारे सामने है जी 4 जून 2024 को जो विज़िट हुआ पाकिस्तान ने, जो है चीन का 5 रोज़ा दौरा जो है उन्होंने किया 4 जून 2024 को, और ये बड़ा अहम विज़िट था वज़ीर-ए-आज़म साहब का। इसमें पाकिस्तान की मईशत के लिए जो चीन जिस तरह से पाकिस्तान को असिस्ट कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए जो गेम चेंजर प्रोग्राम सीपैक है, उसको भी हम ये भी जानते हैं, आपको भी याद होगा कि पिछले दौरे हुकूमत में पीडीएम से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किस तरह से सीपैक पर काम बहुत स्लो हो गया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जिनमें कुछ ऐसे ख़दशात लाहक हो गए, कुछ इस किस्म के फ़ैसले किए गए कि वो काम जो है वो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि बहुत स्लो किया, बल्कि रुक ही गया था। उसको नए सिरे से शुरू करना पड़ा और चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ करना पड़ा। उसके हवाले से जो है उस पर उन्होंने भरपूर ज़ोर दिया कि सीपैक पर जो काम है उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, और ये यकीन दहानी करवाई गई कि ना सिर्फ तमाम तर सिक्योरिटी फ़राहम की जाएगी जो जहाँ यहाँ पर जो चीनी बाशिंदे काम कर रहे हैं उनको, बल्कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी चीज़ें रिवाइज़ की गई। और बहुत सारी यकीन दहानियों के बाद, और चीन चूँकि पाकिस्तान का पुराना दोस्त है, हर अच्छे बुरे वक्त में चीन और सऊदी अरब की अगर हम बात करें, ख़ासतौर पर वो पाकिस्तान के साथ रहे हैं, तो चीन ने ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो चाइना ने अंडरस्टैंड की। और इस विज़िट का एक अहम पहलू जो था वो तेल और गैस, तवानाई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी से मुतालिक जो मारूफ जो चाइनीज़ कंपनीज़ थीं उनको इसमें लेकर आना था कि उनको पाकिस्तान इन्वाइट किया जाए, और फिर ताकि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सके। इसमें भरपूर हमें कामयाबी नज़र आती है।
और वहाँ पर उन्होंने बिज़नेस फोरम से ख़िताब किया। इसके हवाले से भी हम ये जानते हैं कि किस तरह से क्या ये चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं कि जब आप बिज़नेस फोरम से ख़िताब करते हैं तो ऑब्वियसली आप तमाम तर जो वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनको बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या पोटेंशियल्स है, क्या पोटेंशियल है और किस तरह से आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें ख़ासी हमें कामयाबी नज़र आती है। फिर इक़्तिसादी और ज़रई ज़ोन्स का भी उसमें उन्होंने दौरा किया और CPEC के हवाले से मज़ीद चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। और हम ये सब जानते हैं कि जिस तरह से एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें, उस सेक्टर में जिस तरह से चाइना ने मेहनत की है और जितनी जिद्दत हमें नज़र आती है वहाँ पर, पाकिस्तान ये चाहता है कि उस मॉडल को किसी तरह से पाकिस्तान में रेप्लिकेट किया जाए, उन चीज़ों को पाकिस्तान में लेकर आया जाए। चूँकि पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड कंट्री है तो हमें वहाँ बहुत फ़ायदा हो सकता है, तो उन चीज़ों से भी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरे को बहुत अहम करार दिया गया, इसको एक और संगे मील कहा गया कि इस वक्त जो मेहनत की जा रही है, जो काम किया जा रहा है उसके हवाले से। और ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो एक लंबी लिस्ट है। ये हमने बात की हमारे पास ये जून में जो था दौरा, उसके हवाले से। लेकिन फिर आगे हम देखते हैं कि मज़ीद हमें जो इसमें नज़र आती हैं कामयाबियां जो नज़र आती हैं, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट जो दौरा हमें एक 23 मई का दौरा नज़र आता है मुत्तहिदा अरब अमारात। ये भी बहुत अहम दौरा है और इसमें भी वज़ीर-ए-आज़म साहब की सफारती महाज पर जो हमें कामयाबी नज़र आई है, उसमें उनके सदर की पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी जो है वो उसकी उन्होंने यकीन दहानी कराई। ये एक मुँह बोलता सबूत है उनकी कामयाबी का कि कहाँ आप एक तरफ आइसोलेशन में हैं और ये बात की जा रही है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, लेकिन फिर एक हमें प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी नज़र आई, एक हॉलिस्टिक अप्रोच नज़र आई, जिसके तहत हमने देखा कि SIFC का क़याम हुआ ताकि ज़्यादा आप बेहतर तरीके से एक यकीन दहानी करवाया सकें कि हमारी सियासी अस्करी क़यादत ना सिर्फ सेम पेज पर है, बल्कि आपको जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी जो यहाँ पर CPEC पे ख़ास तौर पर और ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसमें एक हमें बड़ा उसमें फ़ायदा हुआ और एतमाद जो है वो उसमें बहाल हुआ। वहाँ उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने ऑब्वियसली दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उसमें मज़ीद पेशरफ्त के हवाले से गुफ्तगू हुई, इसको मज़ीद आगे बढ़ाया गया। लेकिन अगर हम जो हमारा फोकस रहता है कि पाकिस्तान ट्रेड की तरफ जाए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, उसकी मद में अगर बात करें तो हमें पाकिस्तान में तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मवासिलात, मादनियात, बैंकिंग और मालियाती सर्विसेज के शोबे में सरमायाकारी के मंसूबों पर अमल दरामद जो बनाया जाना था उसका जो है वो यकीन दहानी हुई और 1.8 मिलियन पाकिस्तानियों की जो मेज़बानी वहाँ पर कर रहा है UAE, उसका वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शुक्रिया अदा किया। एक बहुत बड़ी हमारी फ़ोर्स जो है, लेबर फोर्स कह सकते हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज जो वहाँ पर मौजूद हैं, एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। हमें वहाँ से रेमिटेंसेस भी आते हैं, तो यकीनन ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है। और इस मौके पर बहुत सारे MOUs भी साइन होते हैं जिससे यकीनन पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। इन MOU से मज़ीद इन प्रोजेक्ट्स पर जो है वो काम आगे भी बढ़ा। अब ज़रा 6 अप्रैल पर अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ तो ये सऊदी अरब का दौरा था, ये भी बहुत अहम है। आपको याद होगा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सबसे पहले जो दौरा एक बड़ा अहम किया था 6 से 18 अप्रैल के दौरान उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया था। रमज़ान शरीफ के आखिरी जो अयाम हैं वो भी उन्होंने सऊदी अरब में गुजारे थे। और अगर सऊदीया के हवाले से बात करें तो वहाँ जितनी इन्वेस्टमेंट और जिस तरह से हमें जिस तरह से हेल्प आउट किया जाता है, जिस तरह से असिस्टेंस फराहम की जाती है सऊदी अरब की जानिब से, उसमें तो दो राय नहीं है। हमारे तारीख़ी ताल्लुकात हैं, मजहबी तौर पर जो हमारी टाइज़ जो मुश्तरक हैं, ओवरऑल जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, फिर रिलीजियस टूरिज़म है, जिस कदर पाकिस्तानी बड़ी तादाद में वहाँ पर जाते हैं जो ज़ायरीन हज और उम्रा करने के लिए, दुनिया भर में पाकिस्तान जो है उसमें उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इसमें भी हमें ये नज़र आता है कि जो विजन हमें सऊदीया का नज़र आता है, पाकिस्तान उसे भी फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। और इसमें अगर मज़ीद थोड़ा सा हम उनकी जो सारी सरगर्मियाँ रही हैं, जो विज़िट्स रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ़ हमें चीज़ें नज़र आती हैं कि जो बड़ी अहम हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह से तिजारत की या इन्वेस्टमेंट की जो बात की जाती है, वो हमें यकीन दहानी सऊदीया की जानिब से भी नज़र आई है कि वो पाकिस्तान में इस वक्त इंटरेस्ट
ले रहा है। जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से हमें इस वक्त बड़े फोकस नज़र आते हैं। एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भी आपको याद है, उस पर हम बाद में बात भी करेंगे, कि आया था पाकिस्तान में। हाई लेवल डेलीगेशन था जिसमें बहुत इन्वेस्टर्स भी थे और उसमें G2G और B2B सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए गए थे और वो बड़ी अहम चीज़ें थी जो उसमें हमें नज़र आई थी। ये दौरा यकीनन बड़ा अहम था। फिर अगर हम एक टाइमलाइन के हवाले से बात करें तो 28 और 29 अप्रैल को भी एक सऊदी अरब का सरकारी दौरा किया गया। फिर 22 मई को जो है वो ईरान का दौरा हुआ, वो भी यकीनन अपनी जगह बहुत अहमियत का हामिल है। फिर 23 मई को मुत्तहदा अरब अमारात का, जिसके हवाले से हम गुफ्तगू कर भी रहे हैं। 4 से 6 जून का, जिसके हवाले से हमने डिटेल्स आपसे शेयर की हैं। चाइना का बड़ा अहम नज़र आया, वो सेकंड फेज़ में हमें इस वक्त CPEC नज़र आ रहा है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म 2 से 3 जुलाई जो है वो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान जो है वो वहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ विज़िट किया ताजिकिस्तान का, वो भी यकीनन अपनी जगह बहुत अहमियत का हामिल है। ये जो तमाम तर विज़िट्स होते हैं इसमें पाकिस्तान का जो फोकस होता है यकीनन इस चीज़ पर होता है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आए। फिर जो साइड लाइन्स पे मीटिंग होती हैं वो मीटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे ममालिक जिनके साथ आपके ताल्लुकात ना ज़्यादा बेहतर हों, चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे ना बढ़ रही हों, आपको ये एक मौका जो है वो मिल जाता है, वो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं जिसके लिए एक आइस ब्रेकिंग हो जाती है, ताल्लुकात मज़ीद आगे बढ़ाए जा सकते हैं। IMF का आपको याद होगा कि जो मामलात थे PTM हुकूमत में और जिस तरह से वो हासिल किया गया, IMF का प्लान बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसमें जो साइड लाइन मीटिंग्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुद उसमें दिलचस्पी ली। इसी तरह से एक 2 जुलाई का जो दौरा है वज़ीर-ए-आज़म साहब का, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का जो अगला जो इजलास था वो मॉस्को में बुलाने पर इतफ़ाक़ किया गया। फिर आस्ताना में दोनों रहनुमाओं की जो है उसमें होने वाली जो मुलाकात थी वो बड़ी अहम थी और दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं और उनके दरमियान जो ताउन है उसको मज़ीद वसअत देने के अज़्म का भी इआदा किया गया। फिर 23 से 27 सितंबर जो न्यूयॉर्क का दौरा था, UNGA से जो उनका उस इजलास में उनकी शिरकत और जो खिताब था वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव हमें नज़र आता है। जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वहाँ पर बात की और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो दुनिया भर के सामने लेकर आए। फिर फ़लस्तीन के हवाले से जो हमारी पॉलिसी है, कश्मीर के हवाले से जो हमारी पॉलिसी है, उसको भरपूर अंदाज में उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया। इन्वायरमेंट हमारा जो एक बहुत बड़ा मसला है, माहौलियाती तब्दीली का जो इस वक्त हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में पाकिस्तान क्या बल्कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी भी नुमाइंदगी की, उनकी भी आवाज़ बनकर वो वहाँ पर उभरे। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी ना की हो और वो भी भरपूर अंदाज में। पाकिस्तान के मसाइल जो इस वक्त हमें ख़ासतौर पर अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी के हवाले से, जो दहशतगर्दी के हमारे मसाइल हैं, जो इस वक्त हम अफ़गानिस्तान के हवाले से जो चीज़ें फ़ेस कर रहे हैं, जो हमें एक लहर नज़र आ रही है, उसको जिस तरह से उन्होंने दुनिया के सामने डिस्कस किया, जिस तरह से लेकर आए, माहौलियाती तब्दीली की बात करें, फ़लस्तीन पे जो हमारी पॉलिसी रही है, जो हमारी कश्मीर पे पॉलिसी रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें होलिस्टिक अप्रोच जो है उनकी उसमें वो नज़र आती है। 2 अक्टूबर के हवाले से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 2 अक्टूबर को मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचे थे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नूर खान एयरबेस पर उनका इस्तकबाल भी किया था। ये बड़ा अहम ये चीज़ें हैं। आगे चलकर इस पर मैं मज़ीद डिटेल में बात करूँगी कि जो बड़े बड़े इवेंट्स पाकिस्तान में हुए और पाकिस्तान के लिए ये एक ऑनर की बात है, एजाज़ की बात है। ये बड़े इवेंट्स उसी वक्त होते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है आपके लिए कि ये सारी चीज़ें आपने कैसे अरेंज करनी है जब दुनिया भर के ममालिक आपके पास आ रहे हैं पाकिस्तान में। आपने क्या तैयारी करनी है, किस कॉन्फिडेंस के साथ आपने आगे बढ़ना है और उन्हें कॉन्फिडेंस देना है ताकि आगे आने वाले दिनों में जब एक बड़े इवेंट्स आप पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या नज़र आता है। 2 अक्टूबर मलेशिया के दौरे के हवाले से हमने बात की है। फिर 29 से 30 अक्टूबर सऊदी अरब रियाज में फ्यूचर इनिशिएटिव के जो 8वां इजलास था उसमें शिरकत की थी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। 31 अक्टूबर को इसके बाद उन्होंने कतर का भी दौरा किया था, दोहा का, और जो सऊदी अरब के उनके जो है तकरीबन 4 उन्होंने विज़िट्स किए हैं हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरब की अगर बात करें। और हर विज़िट में ख़ास तौर पर जो प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं, जिन पे काम हो रहा है, जो
कुछ पेंडिंग थे, उनको जिस तेज़ी के साथ, जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया गया है। फिर फ्यूचर इनिशिएटिव जो ये कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी वज़ीर आज़म साहब ने जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी की तो उन्होंने भी बड़े भरपूर अंदाज में यहाँ पर भी हमें नुमाइंदगी नज़र आई। उन्होंने जो गुफ्तगू की या जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को लेकर चले, वो उस पर यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है। 10 नवंबर का भी दौरा जो है वज़ीर आज़म साहब का सऊदी अरब का इस्लामिक सरबराह इजलास में उन्होंने शिरकत की, और उसके अलावा फिर 3 दिसंबर, अब ज़रा इसको सम अप करते हैं, तो कॉप समिट में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म साहब ने सऊदी अरब का दौरा किया था, जिसमें फ़लस्तीन के हवाले से अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई है और जिस तरह से उन्होंने बात की है, यकीनन ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके हवाले से अगर हम मुख्तलिफ उसमें जो उनके जो एजेंडा रहा, अगर ओवरऑल बात की जाए, इन तमाम तर जो विज़िट्स हैं उसका आउटकम क्या हमें नज़र आता है, तो यकीनन पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ है। और जो एक इन्वेस्टमेंट रुक गई थी, जो सिफारतकारी के महाज पर हम पीछे नज़र आ रहे थे, जिस तरह से पाकिस्तान को और खुलेआम ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन में जा चुका है, उन तमाम तर चीज़ों से पाकिस्तान को बाहर निकालना और फिर ताल्लुकात की असर नौ हमें इसमें वो बहाली नज़र आती है कि तमाम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को एक नया सिरे से उसका आगाज़ करना, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट लेके आना। SIFC का जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होगा कि जिस तरह से SIFC के ज़रिए एतमाद बहाल हुआ है, वो एक बहुत अहम फैक्टर रहा है। इन तमाम तर विज़िट्स में जो सिफारती सतह पर जो कामयाबियाँ हमें मिली हैं, उसमें एक अहम किरदार हमें SIFC का भी नज़र आया है। एक अहम चीज़ कि जो उनको मौका मिला, जो प्लेटफॉर्म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मिले, उन्होंने पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। जो पिछली हुकूमत की PDM से पहले जो गलतियाँ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिस तरह से दोस्त ममालिक को भी पीछे धकेल दिया गया, तो वो उसको असर नौ उन्होंने उन सारी चीज़ों का, उन ताल्लुकात का इआदा किया, बल्कि उसको एक नई जहत दी है। जिस तरह से ये सब चीज़ें आगे बढ़ी हैं और पाकिस्तान की मईशत को एक ट्रैक पर लेकर आना यकीनन ये बहुत मुश्किल काम था। जो इस वक्त सफारती महाज पर हमें कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं, उसके साथ साथ मईशत भी हमारी उनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। जब तक हमारी मईशत की बहाली नहीं होगी तो बाकी चीज़ें जो हैं वो सेट नहीं हो सकती हैं। अब आज भी जो उड़ान प्रोग्राम, उसी का मुंह बोलता सबूत है। बहरहाल ओवरऑल अगर बात की जाए तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी जो है वो नज़र आती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी जो टीम है, जिस तरह से उन्होंने इस पर फोकस किया, काम किया, हुकूमत में आने के बाद अपनी प्रायोरिटीज़ सेट की गई कि कौन कौन से चैलेंजेस इस वक्त हमें दरपेश हैं और किस तरह से हमने उनको आगे लेकर जाना है। इसके हवाले से थोड़ा सा हमने नज़र दौड़ाई है कि जो उनके अहम दौरे हैं, उससे भी आगे ज़रा थोड़ा सा बढ़ते हैं। जो पहले भी हमने ज़रा शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से बात की कि पाकिस्तान में SCO समिट का होना और एक ऐसे मौके पर होना कि जब आपको सिक्योरिटी के भी चैलेंजेस दरपेश हैं, एक आपके लिए एक बहुत अहम टास्क था, एक बहुत मुश्किल अमर था कि दुनिया भर से लोग जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में आएंगे, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर 2024 को शंघाई ताउन का 2 रोज़ा जो इजलास है वो इंतहाई सिक्योरिटी में इसको मुनक़्क़िद करवाया गया। इसमें जो है इजलास में रूस, ईरान, इंडिया और वस्ती एशियाई ममालिक के वज़रा, सरबराहान और वज़राए आज़म ने शिरकत की। दुनिया भर की नज़रें इस इवेंट के ऊपर थीं और पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी के साथ इस इवेंट को जिस तरह से मुनक़्क़िद किया, जिस तरह से इसका इनेकाद हुआ, ये यकीनन काबिल सताइश है और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सिफारती महाज पर कामयाबी भी है कि इतने सालों के बाद पाकिस्तान में एक इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा था, उसको जिस तरह से उस पर काम किया गया, जो होमवर्क किया गया, वो यकीनन एक बहुत मुश्किल चीज़ थी। इसके अलावा अगर हम बड़ा जो डेलीगेशन, इससे पहले भी हमने बात की, सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान में आया था। अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान में जो दौरा किया उसमें $2.2 अरब की मफाहमती यादाश्तों पर, मुआहिदों पर साइन किए गए। और फिर उसमें जब हमने देखा वज़ीर आज़म साहब ने जब विज़िट
किया सऊदीया का, तो उसमें $600 मिलियन के इजाफे से मजमूई तौर पर पाकिस्तान में जो इस वक्त सऊदी सरमायाकारी जो है हालिया, उसका हमें जो हजम है 2.8 अरब डॉलर नज़र आता है। ये इतना अहम ये सारी चीज़ें हैं, और इतना बड़ा सऊदी अरब का डेलीगेशन यहाँ पर आना, फिर चाइनीज़ कंपनी का इंटरेस्ट लेना, उनकी जो कंपनीज़ यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं और कर भी रही हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। कहाँ आप दिवालिया होने की बात कर रहे हैं और कहाँ आप आइसोलेशन में हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तस्वीर का दूसरा रुख, फ्लिप साइड हमें बिल्कुल ही तब्दील नज़र आती है कि वो इस वक्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। ये बहुत अहम चीज़ है। एक साल के अंदर, बल्कि एक साल नहीं हुआ इस हुकूमत को, तकरीबन 9 माह का अरसा हुआ है, जितनी मेहनत की गई है और जिस तरह से चीज़ों को ट्रैक पर लेकर आया गया है, ये बहुत मुश्किल अमर है। लेकिन पाकिस्तान ने इन तमाम तर चैलेंजेस को भरपूर तरीके से, जिस तरह से इन चैलेंजेस को उन्होंने पूरा किया है और इस पे काम किया है, ये यकीनन ओवरऑल भी अगर देखा जाए, अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जाए, तो इसकी हमें सताइश नज़र आती है कि पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में मौजूद है कि हम ज़्यादा मौशी तौर पर भी अगर बात करते हैं तो इस वक्त हम ट्रैक पर आ चुके हैं। जो पॉलिसीज़ हमें नज़र आती हैं वो बेहतरीन नज़र आती हैं, और यकीनन ये सब चीज़ें जो साल की चीज़ें ख़राब हुई होती हैं वो एकदम से ठीक नहीं होती, कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। आपको बहुत टाइम लगता है, बहुत आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जहाँ हुकूमत इन चैलेंजेस को फेस कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है, वहाँ आवाम भी साथ खड़ी है और भरपूर एतमाद के साथ साथ खड़ी है, और इन तमाम तर चीज़ों को किया जा रहा है। अब वज़ीर आज़म साहब ने तो जो उनकी विज़िट्स थे हमने देखा, बड़ी उसमें भरपूर पाकिस्तान की नुमाइंदगी नज़र आई। ज़रा हम 2024 में नायब वज़ीर आज़म जो है इसहाक डार साहब, उन्होंने लगभग कोई 20 गैर मुल्की दौरे किए हैं। उनकी भी ज़रा हम डिटेल्स देख लेते हैं कि उसका क्या आउटकम हमें नज़र आया, कहाँ कहाँ वो गए, कहाँ कहाँ पाकिस्तान की आवाज़ उन्होंने पहुँचाई और किस तरह से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट वो लेकर आए। साल 2024 के हवाले से मुख्तलिफ इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं जो डिटेल्स। 21 मार्च से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसहाक डार साहब ने जो अपना पहला इंटरनेशनल जो विज़िट किया था वो उन्होंने बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स का किया था, और उन्होंने फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट में शिरकत की थी नायब वज़ीर आज़म साहब ने। और फिर वो 28 अप्रैल को अपना उन्होंने पहला बैनुल अक़वामी दौरा सऊदी अरब का किया था। यानी पहले वो ब्रसल्स गए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने जो है 28 अप्रैल को उन्होंने जो दौरा किया है वो सऊदी अरब का किया। उन्होंने रियाज में आलमी सलामती और तरक्की के एजेंडे को मुरतब करने के इजलास में शिरकत की थी। फिर इसी साल 4 मई को इसहाक डार साहब OIC इजलास में शिरकत के लिए गैम्बिया गए थे। उसके कैपिटल में उन्होंने OIC के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात की थी और गैम्बिया के मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत हुए। 13 से 16 मई की अगर हम बात करते हैं तो इसहाक डार साहब ने चीन का भी एक सरकारी दौरा किया, जहां उन्होंने 5वीं पाक चीन वज़राए ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सरबराही की। मतलब हमें उसी वही मेहनत और वही तसलसल नज़र आ रहा है कि जहाँ वज़ीर आज़म साहब ने जिन चीज़ों को फोकस किया है और वो सिफारती सतह पर पाकिस्तान को कामयाब बनाना चाहते हैं और उसमें बहुत कामयाबी भी हासिल की, पूरी टीम उनकी इसमें हमें बहुत एक्टिव नज़र आ रही है। नायब वज़ीर ख़ारिजा भी उसी तरह से विज़िट्स कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाज़ पूरी दुनिया में लेकर जा रहे हैं। इसी तरह मई को इसहाक डार साहब ने शंघाई ताउन तंजीम वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत के लिए वो गए थे काज़किस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना। और फिर आपको याद होगा किर्गिस्तान में जो पाकिस्तानी तलबा पर एक वो बड़ा जो एक वाक़या हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स की आपस में लड़ाई हुई थी, बड़ा वहाँ पे जो तशद्दुद किया गया था और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा भी फौरी एक्टिव हो गया था। लेकिन इसहाक डार साहब जो है वो 21 मई को किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने जो ज़ख्मी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स से उन्होंने उससे मुलाकात भी की थी और फिर उनके वापसी के लिए जो सारे इंतज़ाम किए गए वो उसमें बड़ी भरपूर उनकी हमें एक्टिविटी नज़र आती है, जिस तरह से वो उन्हें पाकिस्तान वापस लेकर आए। फिर ये मई की ही एक और एक्टिविटी है इसहाक डार साहब की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हमरा वो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर में शहादत पर इज़हार अफसोस के लिए ईरान गए थे। ईरान के साथ ताल्लुकात भी आप जानते हैं कि जिस तरह से तमाम तर चीज़ों को एक ट्रैक पर लेकर आया गया है। 6 जून को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इसी अगर विज़िट की बात करें, ये उनका विज़िट मुकम्मल हुआ। 8 जून को D8 वज़राए ख़ारिजा
जो इजलास है, काउंसिल का इजलास, उसमें शिरकत के लिए इसहाक डार साहब नायब वज़ीर ख़ारिजा तुर्किया के शहर इस्तांबुल गए थे। 10 से 11 जून इसहाक डार साहब उर्दन पहुँचे, जहाँ उन्होंने गज़ा के मुतासरीन की फ़ौरी इमदाद के लिए आला सतह के लिए जो इजलास है उसमें शिरकत की थी। और नायब वज़ीर आज़म के हवाले से जो मज़ीद हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, जुलाई को इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में नए ईरानी सदर की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उसमें शिरकत की। फिर इसी तरह से अक्टूबर को उनका ऐसा ही जो है वो एक विज़िट नज़र आता है जो बड़ा अहम है, वो दोहा भी गए। और फिर उसके बाद COP29 इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आज़रबाईजान का उनका विज़िट है। बहुत सारी अहम इस तरह की हमें एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, बड़े अहम जो है वो हमें विज़िट्स नज़र आते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के जो है वो किस तरह से पाकिस्तान के लिए आगे चीज़ों को लेकर आए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया भर के सामने लेकर आया गया। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं और ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कमान संभालते हैं, जब आप इतने बड़े ओहदे पर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए अपने मुल्क का जो इंटरेस्ट होता है वो होता है। और इसी तरह से हम अगर बात करें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की, वो भी हमें बहुत एक्टिव नज़र आए। एक पूरी हमें जो टीम है वो पूरी दुनिया के जहाँ जहाँ उनको मौका मिला है वो वहाँ पर गए हैं, उन्होंने दौरा किया है, पाकिस्तान के जो मसाइल थे वो दुनिया के सामने लेकर आए हैं। जहाँ हम फ़ायदा उठा सकते थे हमने उठाने की भरपूर कोशिश की है। इस वक्त ये आप विजुअल्स भी देख रहे हैं कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो एक बड़े अहम दौरे के ये विजुअल्स हैं कि जिसमें वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए 2024 के हवाले से सिफारती महाज पर हमें बड़ी ही कामयाबियां नज़र आई हैं और हम इसी यकीन के साथ, अब क्लोजिंग का वक्त है, इस दुआ के साथ हम क्लोज़ करते हैं प्रोग्राम को कि जब हम 25 की बात करेंगे या 2025 का जब राउंड अप होगा, वो साल ख़त्म हो रहा होगा, यकीनन हम बहुत आगे जा चुके होंगे और ये सारे जो विज़िट्स रहे सिफारती महाज पर, जो कामयाबियाँ हमें मिली हैं, उसका समर फिर हम समेटेंगे, उसका फल हम समेटेंगे और पाकिस्तान जहां अब स्टैंड कर रहा है उससे बहुत स्टेप्स आगे हमें नज़र आएगा। और वैसे भी वो कहा जाता है, अगर मैं क्लोजिंग में ये कहूँ तो इसमें कोई कबाहत नहीं है कि देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, 2025 हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो, आप सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो। इसी ख्वाहिश के साथ ही प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।